कहानी की शुरुआत होती है 1985 से, जहां पर हमें एक हाईवे दिखाया जाता है और उस हाईवे पे एक कपल अपनी बेटी चार्ली के साथ ड्राइव कर रहे हैं। वो लोग अपने घर जा रहे हैं। काफी रात भी हो चुकी है और पत्नी अपने पति को समझाती है कि इतनी रात को ड्राइव करना सेफ नहीं है, हमें आसपास किसी होटल में रुकना चाहिए। पति बहुत परेशान हो रहा है, उसे जल्द से जल्द घर पहुंचता है। तभी उसकी बेटी पीछे से चिल्लाती है, पापा देखिए सामने एक होटल है और उस होटल का नाम है द जॉली मंकी। उस जमाने में द जॉली मंकी डॉल काफी फेमस था और उसकी बेटी को ये पसंद भी था। पत्नी अपनी पति से कहती है, चलो ना हम उस होटल में जाके रुकते हैं। मजबूरी में पति मान जाता है क्योंकि सच में रात काफी हो चुकी है। वो लोग उस होटल में जाते हैं। उस होटल के अंदर एक मैनेजर है, या मैं यूं कहूँ कि एक बुरा सा आदमी। वो उन लोगों को देख के बहुत खुश होता है, वो उनका स्वागत करता है। उसके होटल में अभी भी कोई गेस्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसके दीवार पे एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चों की तस्वीर है। जब पत्नी ये पूछती है कि ये सारे बच्चे की तस्वीर यहाँ पर कर क्या रही है, तब मैनेजर उसे ये बताता है कि मुझे और मेरी बीवी कैरल को बच्चों का बहुत शौक है। हमारी भी 2 बेटियां हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जो भी फैमिली हमारे होटल में रुकने के लिए आती है, हम उनके बच्चों की तस्वीर खींच के अपने बोर्ड में लगा देते हैं। अगर आप लोगों को बुरा नहीं लगे तो क्या मैं आपकी बेटी की तस्वीर भी इस दीवार में लगा सकता हूँ? वो लोग मान जाते हैं। तब वो मैनेजर अपनी बीवी कैरल को बुलाता है और कहता है, कैरल कैमरा लेके आओ। थोड़ी देर में उसकी बीवी कैमरा लेके आती है और वो दोनों कपल चार्ली के हाथ में वही मंकी डॉल देके चार्ली की फोटो खींचते हैं। पत्नी बहुत खुश है कि ये मैनेजर और उसकी वाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन पति अभी इरिटेट हो रहा है। वो मैनेजर से कहता है कि हम लोग थक चुके हैं, हमें आराम करने के लिए कमरा चाहिए। मैनेजर कहता है, क्यों नहीं सर, ये लीजिए रूम नंबर 4 और रूम में जाके आराम कीजिए। पति पूछता है, कितने पैसे हुए? तो मैनेजर कहता है, टेंशन मत लीजिए, कल सुबह जाने से पहले आप लोग पैसे दे दीजिएगा। वैसे भी मैं और मेरी बीवी बगल में ही रहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, ये होटल और इसके बगल का घर भी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें जरूर बताइएगा। पत्नी को ये होटल बहुत पसंद आ रहा है और उसके बाद वो सब चले जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि उस होटल में कुछ ऐसा है जो शायद उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उनके जाने के बाद मैनेजर चार्ली की फोटो किसी को दिखाता है और उससे कहता है कि जाओ तुम्हें जो करना है कर दो, लेकिन जल्दी करना। क्या कहा उस मैनेजर ने? क्या होने वाला है आइए जानते हैं। कहानी हमें चार्ली के रूम तक लेके जाती है। उसके मम्मी पापा दोनों सो चुके हैं, लेकिन चार्ली अभी भी जाग रही है। तभी चार्ली को उसके कमरे में किसी के आने की आवाज आती है। वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है और वो देखती है कि एक साया उसके कमरे में धीरे धीरे आ रहा है और उसके बाद वो साया उसके मम्मी और पापा दोनों को मार देता है। वो बेचारी बच्ची तो चिल्ला भी नहीं पाती, वो डर के मारे बेड के नीचे छुपी हुई है कि तभी जॉली मंकी नाम का वो साया जिसे वो बच्ची इतना पसंद करती थी, उसे पता भी नहीं था कि वही एक शैतान के रूप में उसके सामने आएगा। वो चार्ली को भी मार देता है। क्या हुआ इस होटल में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आगे की कहानी में इस राज से भी पर्दा जरूर उठेगा। कहानी आगे बढ़ती है लगभग 40 साल आगे और मूवी का अगला सीन हमें इसी हाईवे के पास लेके जाता है, लेकिन इस बार इस हाईवे में 2 भाई बहन है, जेनी और मार्शल। ये दोनों अपने नाना और नानी की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। उनके नाना और नानी के मरने के बाद उनकी माँ और उनकी आंटी के बीच में प्रॉपर्टी को लेके बंटवारा हो रहा है, तो पूरी की पूरी फैमिली इनके नाना और नानी की प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उस प्रॉपर्टी में पहुंचते हैं जेनी और मार्शल, और कमाल की बात तो ये है कि ये वही प्रॉपर्टी है जहाँ पर 40 साल पहले वो हादसा हुआ था, यानी कि वही होटल और उसका बंगला। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि वो मैनेजर और उसकी बीवी कैरल जेनी और मार्शल के नाना और नानी है। इन दोनों को तो ये भी नहीं पता कि उसके नाना और नानी कितने खतरनाक है। वो दोनों प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, वो दोनों पूरे होटल को देख रहे हैं, पूरे घर को देख रहे हैं। जेनी मार्शल से कहती है, तुम्हें याद है हम लोग बचपन में यहाँ आते थे, लेकिन नाना और नानी हमें ज्यादा घूमने नहीं देते थे। उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाते हैं और जेनी मार्शल से कहती है, वो देखो नानी का स्टडी रूम, यहाँ भी कभी हमें नानी जाने नहीं देती थी, क्या तुम्हें इसके अंदर जाना है? मार्शल मना कर देता है, लेकिन मार्शल जेनी को याद दिलाता है कि इस घर में एक और कोना ऐसा है जहाँ हमारा जाना मना था। याद है ना इस घर का बेसमेंट? मॉम ने हमें क्या बताया था कि इस बेसमेंट में बहुत खतरनाक चीजें हैं, तो इसलिए मुझे अब भी इस बेसमेंट में जाने से डर लगता है। जेनी भी इस बेसमेंट में जाना नहीं चाहती। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों पूरे घर को देख रहे हैं और वो दोनों अब ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर पुराना सामान रखा हुआ है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर उन्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो शायद उनकी जिंदगी बदल देगी। वहाँ पर उन्हें पुराने कपड़े, पुराने न्यूज़पेपर ये सब मिल रहे हैं। तभी उनको एक खिलौने की आवाज आती है। वो बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर वही है द जॉली मंकी का खिलौना। याद है ना ये खिलौना कितना खतरनाक है? लेकिन ये बात इन दोनों को कौन बताएगा? मैं तो नहीं, आप बताएंगे? आइए जानते हैं। इस खिलौने को देख के दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन बेचारे जानते नहीं कि ये खिलौना नहीं बल्कि उनकी मौत है। थोड़ी देर में इस घर में सब कोई आ जाते हैं। सबसे पहले उनकी आंटी लिंडा, उसका पति
जो और उसका बेटा ग्रेग आता है। ग्रेग जेनी और मार्शल की उम्र का ही था, लेकिन अब वो रियल एस्टेट में जॉब कर रहा था, यानी कि वो घर खरीदता था और बेचता था। और वो अपनी माँ के साथ इस घर में इसी इरादे के साथ आया है कि वो इस घर को बेच देगा। वो सब इतने साल के बाद मिलके काफी खुश है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जेनी और मार्शल के मॉम और डैड यानी कि डेब और स्टीव भी आ जाते हैं। डेब इतने सालों के बाद अपने बच्चों से मिलके बहुत खुश है। उसके बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं और वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं कर पाते, और इस बात की शिकायत डेब अपने बच्चों से कर रही है। लेकिन स्टीव को तो कुछ और ही परवाह है। वो अपनी बीवी को समझाता है कि अंदर जाके लड़ाई मत करना, जो भी बंटवारे की बात हो अपनी बहन के साथ शांति से बैठ के बात करना। डेब कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फाइनली सब के सब अंदर जाते हैं और अब लिंडा और डेब के बीच में बंटवारे को लेके बात हो रही है। लिंडा अपनी बहन को समझाती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम इस होटल को क्यों बचाना चाहती हो। मैं तो कहती हूँ इसे बेचते हैं और जितने पैसे आएंगे हम दोनों आधा आधा लेके अपनी अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। ग्रेग भी इसलिए मेरे साथ यहाँ पर आया है। इस होटल में वैसे भी है क्या, हमारी पुरानी और घटिया यादें। मैं तुम्हें एक बात और बता देती हूँ, पापा को एंटीक चीज जमा करने का बहुत शौक था, तो शायद इस घर में हमें कुछ एंटीक चीजें भी मिल जाए, उसकी कीमत भी बहुत अच्छी होगी। क्या कहती हो बहन, क्या हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं। लिंडा की बातें सुन के डेब को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इस होटल को दोबारा शुरू नहीं करता तुम मत करो, मैं तुम्हारे हिस्से को भी खरीद लूंगी और मैं और मेरी फैमिली इस होटल को दोबारा चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पापा की यादें हैं। मैं इसे बिकने नहीं दूंगी, मैं इसे फिर से चालू करूंगी और इसमें मेरा साथ मेरे बच्चे भी देंगे। डेब अपने बच्चों से पूछती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन मार्शल और जेनी दोनों मना कर देते हैं। वो अपनी माँ को समझाते हैं कि मॉम, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये प्रॉपर्टी काफी पुरानी हो चुकी है और अब इतने घटिया से होटल में कोई आएगा भी नहीं, हमें इस होटल को बेच देना चाहिए। उनकी बातें सुन के डेब को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसका पति स्टीव उसके साथ है। वो ये फैसला करता है कि वो डेब के साथ मिलके इस होटल को फिर से चालू करेगा। लिंडा डेब को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेब अपने फैसले पे अटल है। लिंडा ये फैसला करती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो। डेब मान जाती है। अब घर में खाने का सामान खत्म हो चुका है, तो लिंडा का पति जो ये कहता है कि ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं खाना लेके आता हूँ। लेकिन जाने से पहले जो डेब को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने पैसे बर्बाद कर रही हो, प्लीज ये सब मत करो। उसकी बातें सुन के भी डेब को बहुत गुस्सा आ रहा है। जो ये समझ जाता है कि डेब गुस्सा करने वाली है, तो इसलिए वो ये सोचता है कि चलो यहाँ से चला जाए। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारे जो को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि अब एक खौफनाक सफर शुरू हो चुका है। जो घर से बाहर निकलता है वो अपनी कार में बैठता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी कार में कोई है। लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। वो कुछ दूर तक कार चलाता है, लेकिन फिर उसके डिक्की से आवाज आती है। जो घबराहट में कार को रोकता है। अब उसे यकीन हो चुका है कि उसके डिक्की में कुछ न कुछ तो जरूर है। वो डिक्की को खोलता है तो देखता है वहाँ पर जॉली मंकी का खिलौना है। वो हंसता है कि ये खिलौना यहाँ पर कैसे आया, लेकिन वो बेचारा ये नहीं देख पाता कि उसके पीछे वही कातिल आ चुका है जो कि 40 साल पहले मौत का खेल खेल चुका है, और इस बार उसका शिकार बनता है जो। वो जो को भी तरपा तरपा के मार देता है। उसने ऐसा क्यों किया और आखिरकार वो 40 साल से जिंदा कैसे है? घबराइए मत, सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। इन सारी बातों से अनजान वहाँ पर पूरी फैमिली घर में है। डेब अपने बच्चे और पति को समझाती है कि उसके पापा ने कई सारी एंटिक्स चीजें इस घर में छुपा के रखी है, तो जाओ उन सारी चीजों को ढूंढो, इससे पहले उन चीजों पे लिंडा की नजर पड़ जाए। डेब की बातें मान के सब एक बार फिर से ऊपर वाले कमरे पे, याद है ना, जहाँ से उन्हें जॉली मंकी नाम का खिलौना मिला था, वहीं पर सब कुछ तलाश रहे। उन्हें वहाँ पर कोई एंटिक चीजें तो नहीं मिलती, लेकिन जेनी को न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिलते हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जॉली मंकी होटल के पास एक नहीं कई सारी फैमिली गायब हो चुकी है। किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो फैमिली गई कहाँ है। जेनी अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये सब सच है, क्या इस होटल में कभी ऐसा भी हुआ है? उसकी माँ कहती है हाँ, आसपास जंगल है ना, तो यहाँ पर जंगल में घूमने के लिए कई सारे लोग आते थे और फिर खो जाते थे या शायद जंगली जानवर का शिकार बन जाते थे। तुम ये सब छोड़ो ना, एंटीक सामान को खोजो। मैं नीचे जाके लिंडा से एक बार और बात करती हूँ, शायद वो मान जाए और इस होटल को बेचे नहीं। डेब नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं है कि उसकी बहन लिंडा और उसका बेटा ग्रेग इस होटल को बेचने का पूरा प्लान बना चुके हैं। ग्रेग अपनी माँ से कहता है कि आप रुकिए, मैं अपने दोस्त से इस होटल की डील पक्की करके आता हूँ। ग्रेग अपने कमरे में जाता है, अपने दोस्त से बात कर रहा है कि ये होटल बहुत अच्छा है,
तुम इसे खरीद लो, मैं तुम्हें ये होटल बहुत ही सस्ते दाम में दूंगा। ग्रेग अपने दोस्त के साथ इस होटल की डील पक्की कर रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई साया आ रहा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो देखता है कि उसके पीछे वही मंकी के रूप में उसकी मौत आई है और वो अब ग्रेग के ऊपर हमला कर देता है और ग्रेग को भी उसके पापा जो की तरह तरपा तरपा के मार देता है। इन सारी बातों से अनजान डेब नीचे की तरफ आती है। वो लिंडा से मिलती है और लिंडा से बोलती है कि प्लीज मेरे साथ मिलके इस होटल को चलाओ ना, कितना अच्छा लगेगा। ये हमारे पापा का होटल था, हम दोनों इस होटल को कितनी अच्छी तरीके से चलाएंगे। लेकिन लिंडा अभी भी इस होटल को बेचना चाहती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि इस होटल से मेरी कोई भी अच्छी यादें नहीं है, मैं इस होटल को मनुष्य समझती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर रहने के लिए मजबूर मत करो। डेब कहती है ठीक है, मैं समझती हूँ, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। अब डेब चली जाती है और लिंडा भी अपने कमरे की तरफ जा रही है, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। ये आवाज उसी खिलौने यानी कि जॉली मंकी की है। इस खिलौने से बचपन से लिंडा बहुत डरती थी। वो ये देखना चाहती है कि ये आवाज आ कहां से रही है। वो उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि ये आवाज तो उसके बेटे ग्रेग के कमरे से आ रही है। और वो कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा मरा हुआ है। लिंडा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो चिल्लाती है, लेकिन इससे पहले बेचारी कुछ कर पाती, वहां पर वो कातिल आ जाता है और लिंडा को भी मार देता है। उस कातिल ने 3 लोगों को मार दिया है, अब बचे सिर्फ 4 है। इन सारी बातों से अनजान ऊपर जेनी, मार्शल और स्टीव एंटीक सामान की खोज कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों को कुछ नहीं मिल रहा। तभी अचानक उस कमरे में उसे खिलौने की आवाज आती है। जेनी अपने भाई से कहती है कि तुम इस खिलौने को फिर से यहाँ पर लेके आए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन मार्शल उसे समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लगता है नाना के पास और भी खिलौने होंगे जो कि यहाँ पर है। अब उस खिलौने की आवाज से सबको बहुत इरिटेशन हो रही है। मार्शल कहता है रुको, मैं इस खिलौने को तोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो इस खिलौने को तोड़ने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा होता है जिसे देख के तीनों के तीनों डर जाते हैं। उस कमरे में खिलौने की सारी आवाजें गूंजने लगती है। उनके कान में दर्द हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी स्टीव ये देखता है कि मार्शल के हाथ में वो खिलौना है। वो समझ जाता है कि कोई तो शक्ति है जो हमें इस खिलौने को तोड़ने से रोक रही है। वो अपने बेटे को समझाता है कि खिलौने को नीचे रखो। मार्शल जैसे ही खिलौने को नीचे रखता है, वैसे ही आवाज बंद हो जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, नीचे से डेब की चिल्लाने की आवाज आती है। तीनों के तीनों डर जाते हैं कि डेब के साथ क्या हुआ। वो तीनों नीचे की तरफ भागते हैं, लेकिन डेब का कहीं नामो निशान तक नहीं है। कहाँ गई डेब, किसी को कुछ नहीं पता। और उसके बाद उन लोगों का सामना लिंडा और ग्रेग की लाशों से होता है। वो लोग समझ जाते हैं कि इस घर में एक कातिल है जो कि उन लोगों को मार रहा है। अब उन्हें अपनी माँ के लिए डर लग रहा है। स्टीव अपने बच्चों को समझाता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम तीनों अलग अलग जाते हैं और डेब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो तीनों अलग अलग जाके डेब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए, इस घर में 4 लोग और एक कातिल जो कि धीरे धीरे करके सबको मारता जा रहा है। मार्शल अपनी माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी वो कातिल मार्शल के पीछे आता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये मार्शल को मारता नहीं है, बल्कि उसे बेहोश कर देता है। जबकि इसने ग्रेग, लिंडा और जो तीनों को मार दिया था, लेकिन इसने मार्शल को मारा नहीं। क्यों? इसका जवाब तो हमें आगे की कहानी में जरूर मिलेगा। मार्शल की आंख जब खुलती है तो मार्शल ये देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके सामने वही कातिल आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो कातिल मार्शल के साथ कुछ कर पाता, वहां पर स्टीव आ जाता है और स्टीव को देख के वो कातिल वहां से भाग जाता है। स्टीव अपने बेटे को छुड़ाता है और मार्शल स्टीव को सब कुछ बता देता है। यानी कि अभी तक जो उनकी गलतफहमी थी, अब वो उनका यकीन बन चुका है। उन्होंने उस कातिल को देख लिया है। उन्हें बहुत डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। इन सारी बातों से अनजान जेनी अपनी माँ को ढूंढते हुए होटल के दूसरे कोने में जा चुकी है। याद है ना वो स्टडी रूम जो कि बंद था। जेनी देखती है कि वो रूम तो खुला हुआ है। उसे लगता है कहीं कातिल अंदर तो नहीं। वो अंदर की तरफ झांकती है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। वो अंदर जाती है, आसपास कई सारी चीजें बिखरी हुई है, लेकिन इससे पहले वो उन चीजों को देख पाती, वहां पर उसकी माँ आ जाती है। डेब भी बहुत डरी हुई है। वो जेनी को कहती है इस घर में एक कातिल है, मैंने उसे देख लिया था लिंडा को मारते हुए, इसलिए मैं वहां से भाग गई थी। चलो अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जेनी कहती है मॉम देखिए आसपास कितनी सारी चीजें बिखरी हुई है। और उसके बाद जेनी की नजर वहां पर पड़ी हुई फोटोज की तरफ जाती है और ये फोटोज उन्हीं फैमिलीज की है जिनके बारे में उसने उस आर्टिकल में पढ़ा था। उसकी माँ ने तो उससे ये कहा था कि ये फैमिली कभी भी इस होटल में आई नहीं, तो उनकी फोटो यहाँ पर कर क्या रही है। वो अपनी माँ से सवाल पूछती है, लेकिन इससे पहले डेब
जेनी को कुछ समझा पाती, वहां पर मार्शल और स्टीव दोनों आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हैं कि डेब और जेनी दोनों बहुत ठीक है। अब वो चारों प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उस कातिल का सामना करना चाहिए या यहाँ से भागना चाहिए। वो तीनों तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन तभी जेनी को ये एहसास होता है कि कोई साया उसे बुला रहा है। होटल के दूसरी तरफ जहाँ पर रिसेप्शन है, उस साये की आवाज में इतना जादू है कि जेनी उस आवाज का पीछा करते करते उस कमरे से बाहर निकल जाती है और जेनी उसी रिसेप्शन के पास पहुंचती है और वहां पर उसे चार्ली की आत्मा मिलती है और चार्ली की आत्मा उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे एक कमरे की तरफ ले जाती है और जेनी भी उस कमरे के अंदर जा रही है। और वहां दूसरी तरफ स्टीव, मार्शल और डेब ये देखते हैं कि जेनी गायब है। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो कातिल जेनी को ले तो नहीं गया। वो जेनी को खोजने के लिए बाहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जेनी एक राज से पर्दा उठाने वाली थी। चार्ली की आत्मा जेनी को एक बेसमेंट की तरफ ले जा रही है, लेकिन इससे पहले जेनी उस बेसमेंट के अंदर जा पाती, जेनी को एहसास होता है कि उस कमरे में वो कातिल आ चुका है। जेनी उस कातिल से बचने की कोशिश करती है। वो छुपी हुई है और वो कातिल जेनी को ढूंढ रहा है। वो कातिल जेनी के बहुत नजदीक है, लेकिन फिर उस कातिल को मार्शल और स्टीव की आवाज आती है और वो कातिल किसी कोने में भाग जाता है। उस कातिल को भागता हुआ देख के जेनी भी बाहर निकलती है और वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है। जेनी अपनी फैमिली को ये बताती है कि वो कातिल उस कमरे में, चलिए हम सब उसे मार देते हैं, वरना अगर वो जिंदा रहा तो वो पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को मारेगा। स्टीव कहता है तुम सही कह रही हो, और उसके बाद वो चारों उसी कमरे में जाते हैं। लेकिन ये क्या, उस कमरे में तो कातिल है ही नहीं, लेकिन कातिल के कपड़े जरूर है और उस कमरे में एक खुफिया टनल है जो कि बाहर रोड की तरफ खुलती है। यानी कि कातिल अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भाग गया। लेकिन कातिल था कौन और इस होटल में आखिरकार इतनी आत्माएं कर क्या रही हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तभी डेब सबको कहती है कि चलो हम लोग बेसमेंट में चलते हैं, वहां तक जाने का सिर्फ एक रास्ता है, एक दरवाजा, और उसकी चाबी मेरे पास है। हम लोग वहां जाते हैं, कुछ हथियार लेते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। सब कोई डेब की बात मान जाते हैं। वो लोग डेब के साथ बेसमेंट के अंदर जाते हैं। डेब बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और यहाँ पर आता है इस कहानी का ट्विस्ट। दिल थाम के रखिएगा क्योंकि सारे राज खुलने वाले हैं। जब सब कोई बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि उस बेसमेंट में तरह तरह के हथियार है और जॉली मंकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर डेब सबको सब कुछ बताती है कि तुम लोगों को पता है, जब मैं बच्ची थी तो मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। मेरी बहन लिंडा भी मुझे बेवकूफ समझती थी, वो भी मेरे साथ खेलती नहीं थी, और तब पापा ने मुझे ये खिलौना दिया, द जॉली मंकी। मैं इसके साथ खेलने लगी। काफी साल तक मैं इसके साथ खेलती गई, लेकिन एक दिन हमारे होटल में एक फैमिली आई। उस फैमिली में एक लड़की भी थी जो कि मेरी उम्र की थी। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों ने एक साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन एक वक्त आया जब उस लड़की को यहाँ से जाना था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया और उसके चेहरे को काट के अपने जॉली मंकी में लगा दिया ताकि वो मेरे साथ हमेशा रहे। जब पापा को ये सब पता चला तो पापा ने उस लड़की के माँ बाप को मार दिया और उसके बाद उन तीनों की लाशों को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद मैं और पापा यही करते। यहाँ पर जो फैमिली रहने के लिए आती, मैं उनकी बेटी या बेटे को मारती और उनके चेहरे को काट के जॉली मंकी में लगा देती ताकि वो लोग हमेशा मेरे साथ रहे, और पापा उन सब की लाशों को ठिकाने लगाते। ये देखो, ये सारे जॉली मंकी हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं। और एक कमाल की बात बताऊं, इन मंकीज के अंदर उन सब की आत्मा है। जैसी डेब ये कहती है वो सारे मंकी बजने लगते हैं। यानी कि डेब सही कह रही थी, मरने के बाद भी उन बेचारे की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। उसके बाद डेब ये कहती है कि कई साल के बाद जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हैं, वो मेरे साथ मिलके इस होटल को फिर से चलाएंगे और हम फिर से कई सारे दोस्त बनाएंगे। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया और अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। डेब के शैतानी रूप को देख के स्टीव, मार्शल और जेनी तीनों डर जाते हैं। स्टीव डेब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पागलपन अब डेब के सर पे चढ़ चुका था। वो अपने पति स्टीव को भी मार देती है और उसका चेहरा काट के जॉली मंकी में लगा देती है। मार्शल और जेनी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेब उन दोनों को भी बेहोश कर देती है। डेब मार्शल को बेसमेंट में बंद करती है और जेनी को ऊपर की तरफ लेके जाती है। जब जेनी की आंख खुलती है
तो टेब उससे कहती है कि तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, मैं तुम्हारे चेहरे को काट के अपनी जॉली मंकी में लगाऊंगी और उसके बाद तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। जेनी समझ जाती है कि टेब अब किसी के रोके नहीं रुकेगी। वो अपने हाथों को किसी तरह से खोलती है और टेब को धक्का देके वहां से भागती है और अब टेब को गुस्सा आ रहा है। वो फैसला कर लेती है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो जेनी का पीछा कर रही है, जेनी को बार बार मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले टेब जेनी को मार देती। अब मार्शल भी बेसमेंट से बाहर आ चुका है। मार्शल भी टेब से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बेचारे इस साइको से कैसे लड़ पाएंगे। टेब मार्शल को मारने वाली है। जेनी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसका ध्यान जॉली मंकी की तरफ जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी माँ की जान इस मंकी में कैद है। वो एक खिलौना उठाती है और उसे जला देती है। उस खिलौने को जलता हुआ देख के टेब तड़पने लगती है। वो कहती है नहीं, इस खिलौने को मत जलाओ। और फिर जेनी बारी बारी करके सारे खिलौने को जला के सबकी आत्माओं को आजाद कर देती है। लेकिन आजाद होने के बाद वो सारी आत्माएं अब अपना बदला चाहती हैं। वो टेब को पकड़ लेती है और जेनी टेब को मार देती है। वो सारी आत्माएं भी आजाद हो चुकी हैं और टेब भी मर चुकी है। और अब फाइनली जेनी और मार्शल उस घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि मरने के बाद टेब की आत्मा उसी जॉली मंकी में आ चुकी है। यानी कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।